रेडियो जय घोष के सभी श्रोताओं और दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं जेपी पांडे। मित्रों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच कार्यक्रम में उपस्थित हैं विशेष अतिथि प्रोफेसर रमेश चंद्र गौर जी। आपका परिचय कुछ इस तरह से है कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आप पीएचडी हैं, फुल ब्राइट स्कॉलर, जो कि वर्जीनिया टेक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक संस्था है। डायरेक्टर हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन के और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं कला निधि के। इसके अलावा डीन हैं आप इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के। और इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके कांधों पर दे रखी है सरकार ने, क्योंकि आपका संस्कृति मंत्रालय में एक लंबा कार्य का अनुभव है और विभिन्न क्षेत्रों में आपने कार्य किया है। तो आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जिसे हम एनएसडी या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नाम से जानते हैं, वहाँ के आप डायरेक्टर हैं। आपका बहुत बहुत सर स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, शुरुआत करते हैं हम पहले आईजीएनसी से कि ये आईजीएनसी क्या है और इसके अंतर्गत जो भी हमारे देश के आर्ट फॉर्म्स हैं उनसे उनका क्या रिश्ता है और उसमें क्या क्या कार्य होते हैं। धन्यवाद। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिसको हम पॉपुलरली आईजीएनसी बोलते हैं, भारत की संस्कृति मंत्रालय की एक ऑटोनमस ट्रस्ट है जो कि जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा है कि भारत की जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर है, भारत के जितने भी सांस्कृतिक ट्रेडिशंस हैं, कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, उनका प्रिजर्वेशन करना, प्रमोशन करना। और इसी श्रेणी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना हुई, जो कि मुख्यतः 6 डिविजन्स में कार्यरत है, जिसमें कि कला निधि, जिसको कि मैं हेड करता हूँ, वो बेसिकली जितने भी भारत की सांस्कृतिक डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज है, चाहे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स हों, बुक्स हों, विजुअल्स हों, ऑडियो वीडियो, तो वो सारा का सारा एक रेफरेंस लाइब्रेरी के तौर पे, एक कल्चरल आर्काइव के तौर पे, माइक्रो फिल्मिंग, डिजिटाइजेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, विजुअल स्लाइड्स, वो सारी धरोहर को संजोए हुए है। उसके साथ साथ जो भारत की पांडुलिपियाँ हैं, उनमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके ऊपर कलाकोश डिवीज़न रिसर्च करता है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे फोक ट्रेडिशंस हैं, लाइफ स्टाइल्स हैं, हमारे कल्चर हैं, रामायण है, महाभारत है, इस तरह के जितने भी ट्रेडिशंस हैं, उनको लेके हमारी जनपद संपदा डिवीज़न रिसर्च करती है। पब्लिकेशन, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। उसके साथ साथ हमारे पास जो एक महत्वपूर्ण कार्य है कि जितने भी भारत में पांडुलिपियाँ हैं, उनका कैटलॉगिंग, डिजिटाइजेशन, और उसके साथ साथ हम चाहे वो टेम्पल आर्किटेक्चर हो, चाहे वो डांस फॉर्म्स हो, भारत की जो मतलब भारत की समूची संस्कृति को ही पूरा कवर करने का काम है। कोई भी चीज़ अछूता नहीं रहता है। चाहे वो मंदिरों के आर्किटेक्चर की बात कर लें, चाहे हम पांडुलिपियों की बात कर लें, चाहे किसी जीवन शैली की बात कर लें, सबका प्रमोशन, संरक्षण, संवर्धन का कार्य आप ये आईजीएनसी राष्ट्रीय कला केंद्र करता है। और इन सारे दायित्वों को निभाते हुए आपके एक लिखा है फुल ब्राइट स्कॉलर वर्जीनिया टेक और यूएसए। ये स्कॉलर्स कैसे होते हैं और इनका चयन किस प्रकार से होता है? और चूँकि आप इसके स्कॉलर हैं तो इसके बारे में कुछ बताएं सर। फुल ब्राइट फेलोशिप भारत और यूएस गवर्नमेंट के बीच एक एक्सचेंज फेलोशिप है, जो बहुत ही रेपुटेड है, 1950 से चली आ रही है। इसमें विभिन्न प्रोफेशन से लोगों को एक्सचेंज तौर पे, जैसे इंडियन फेलोशिप्स को यूएस में और यूएस के फेलोज को इंडिया में आना होता है। तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी कठिन चयन प्रक्रिया है, जिसमें आपको अपना प्रपोजल देना होता है और एक नेशनल कमेटी होती है, वो देखती है कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप यूएस में जाके कर सकते हैं, जो भारत और यूएस दोनों सरकारों की मतलब मिलीजुली और दोनों की सहभागिता के साथ साथ दोनों के लिए उपयोगी हों। तो मेरा जो चयन था इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हुआ। अच्छा। जो मैं वर्जीनिया टेक गया। तो इसमें 2 कैटेगरी की फेलोशिप्स होती हैं, एक तो सीनियर फेलोशिप और एक प्रोफेशनल फेलोशिप। जी। फिर प्रोफेशनल फेलोशिप 6 महीने के लिए आप
उसको और वो सारा खर्चा अगर यूएस में इंडियन जाते हैं उनका यूएस गवर्नमेंट देती है, और जो यूएस सिटीजन इंडिया में आते हैं एक दूसरे का गवर्नमेंट देती है। और जो सीनियर फेलोशिप है वो करीब 18 महीने की होती है, और इसमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको रिसर्च करना है और आके फिर उस जानकारी को दूसरे लोगों से शेयर करना होता है, जिसका लाभ बाकी देश को भी मिलता है, देश भी उठा सकता है। एक बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी सख्त चयन प्रक्रिया है, और इसमें सम्मिलित होना भी बड़ा मुश्किल है। शायद बहुत सारे लोगों में कुछ ही लोग होते होंगे जो। बिल्कुल करेक्ट, किसी में 2 लोग, किसी 1 लोग, किसी में 3, डिपेंड करता है कि क्राइटेरिया बहुत सारा मुश्किल है ना, कि इसमें दोनों देशों का हित भी जुड़ा होना चाहिए, और एक उसका लाभ जब वो शोध कार्य हो जाए तो उसका लाभ सभी को मिले, और अन्य प्रक्रियाएं जो हैं एलिजिबिलिटी है। और इसके साथ साथ प्रोफेशनल ही नहीं, इसमें कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, क्योंकि अच्छा, जब हम यहाँ से जाते हैं तो भारत कि अपने कल्चर को साथ में उनके साथ साझा करते हैं। ऐसे ही जो यूएस सिटीजन्स आते हैं वो इंडिया में जिस इंस्टीट्यूट में रहते हैं उस कल्चर को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो कल्चरल एक्सचेंज भी है, खाली प्रोफेशनल एक्सचेंज नहीं है। तो उसमें अपना इंडिया का जो भी कल्चर है वो पूरा एक एब्सोल्युटली उसके बारे में वहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। जहाँ भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो आपको मौका मिलता है भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का। सर, आप चूँकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भी डायरेक्टर का पदभार संभाले हुए हैं, एक जिम्मेदारी और भी है, तो उन विद्यार्थियों के लिए जो नाट्य में आना चाहते हैं उनके लिए इस विद्यालय से क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और उन्हें किस प्रकार उनकी चयन प्रक्रिया होती है, उसमें सिलेक्शन कितना आसान है या कितना मुश्किल है? देखिए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD जो कि 1959 में एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट के नाम से इस्टेब्लिश हुआ था, संगीत नाट्य अकेडमी का एक हिस्सा था। बाद में फिर इसको 1964 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नाम दिया गया जी। 60 सालों से कार्यरत है, और इसका जो मेन हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है जी, जिसका कि मैं अभी निदेशक हूँ जी जी। इसमें हर साल हम लोग 26 स्टूडेंट को ऑल इंडिया कंपटीशन के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं, और ये एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है जिसमें थिएटर और ड्रामा को लेके पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, और इसका पूरा खर्चा भारत सरकार वहन करती है। उसके साथ साथ 10,000 रुपये फेलोशिप भी मिलती है। और इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि चयन प्रक्रिया तो कठिन है ही, क्योंकि करीब पूरे भारत से 26 ही लोग लिए जाते हैं। उसमें उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें कोई भी ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में, और उसके साथ साथ कम से कम 6 नाटकों में मेजर रोल प्ले किया होना चाहिए। उसका एक्सपीरियंस हो आपको, तभी आप एलिजिबल होते हैं, और उसके बाद फिर आपकी चयन प्रक्रिया होती है। और जाहिर सी बात है कि एक सिलेक्शन होता है, और एक इतना बड़ा नाम NSD है जहाँ पर जाकर के ऐसी ग्रूमिंग होती है कि बिल्कुल। और इसके साथ साथ NSD ने कुछ सेंटर भी खोले हैं, जहाँ पर जैसे वाराणसी में एक सेंटर है जो इंडियन क्लासिकल थिएटर के प्रमोट करता है। बैंगलोर में सेंटर है जो फोक ट्रेडिशंस को प्रमोट करता है। सिक्किम में एक सेंटर है जो बेसिकली हम नॉर्थ ईस्ट कल्चर को प्रमोट करते हैं। त्रिपुरा में एक सेंटर है जो थिएटर एंड एजुकेशन प्रोग्राम को प्रमोट करता है। यहाँ पर भी कुछ 1 साल के हमारे कोर्सेज हैं जिसमें 20 सीटें हम लोग रखते हैं। तो वो उसके लिए जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी सरल है। तो अभी जैसे वो 1 ईयर कोर्स की एप्लीकेशंस निकली हुई हैं जो तीनों सेंटर्स में, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके साथ साथ NSD बहुत सारे संस्थाओं को सहयोग करता है थिएटर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए। थिएटर वर्कशॉप 40 दिन 45 दिन की वर्कशॉप होती है, भारत के विभिन्न शहरों में होती है। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप किसी भी थिएटर वर्कशॉप में आप ज्वाइन कर सकते हो और ट्रेनिंग ले सकते हो। उसके साथ जी आप कुछ उसके साथ साथ जो बहुत सारे फेस्टिवल्स का ऑर्गेनाइजेशन करना और बहुत सारी संस्थाओं को मदद देना एक प्रोफेशनल तौर पे, ये NSD का काम है। NSD का काम है। एक प्रश्न आ रहा था मन में कि जो भी उसके अन्य संस्थाएं हैं, ब्रांचेस जो खुली हुई हैं, चाहे बनारस की हों या अन्य नॉर्थ ईस्ट की ब्रांच की बात की जाए, यदि विद्यार्थी वहाँ अपना कोर्स पूरा कर लेता है तो क्या उसके बाद भी वो पुनः दिल्ली में अगर एडमिशन कराना चाहे
तो होता है या फिर वो इक्विवेलेंट है? नहीं, वो दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जी। अगर आप 1 साल कोर्स कर लेंगे, उसके बावजूद भी आपको अगर वहाँ एडमिशन लेना है तो वो 3 साल क्योंकि का आपने ही। बताया बनारस का कल्चरल एंड ड्रामा देखता है, लेकिन वो कोर्स बिल्कुल अलग है, वो अलग 3 है। साल का अलग है। आपको अगर उस 3 साल में ज्वाइन करना है तो अलग से वही एडमिशन प्रक्रिया रहेगी। तो उसमें कुछ सहूलियत तो कोई सहूलियत नहीं, कोई सहूलियत नहीं, बेनिफिट्स नहीं। यानी वो सहूलियत की कोई गुंजाइश मत, ऐसा आप उम्मीद ना करें कि अगर आप किसी ब्रांच से पढ़ाई कर ली है एनएसडी की और फिर आप एनएसडी दिल्ली में जाना चाहते हैं तो वही प्रक्रिया होगी जो एक फ्रेश एब्सोल्युटली है ना एप्लीकेंट के लिए होती है। नो एडवांटेज। क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि चाहे इरफान खान साहब हों या नवाजुद्दीन सिद्दीकी हों, मनोज बाजपेयी हों या तिग्मांशु धूलिया हों, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, ओमपुरी हों, ये सभी लोग एनएसडी से ही पास आउट थे। और एक बार अगर एनएसडी का ठप्पा लग जाता है तो कलाकार भी, जो आर्टिस्ट काम का भूखा होता है और उससे फिल्मों में ट्राई करना होता है, उसकी प्यास वहाँ पर बुझनी शुरू हो जाती है। और इसका एडवांटेज मुंबई के लोग भी उसे देते हैं कि आपका स्वागत है, पहले ऐसा होता है। एक इतने गरिमा में पद की जिम्मेदारी संभालते हुए आपको किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता होगा? देखिए, भारतीय सांस्कृतिक धरोहर बहुत ही वास्ट है, चूँकि विशद है। हाँ, विशद है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने इसको सही रूप में समझा नहीं है। हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा होने की वजह से समझ लीजिए, या फिर हमारी अनअवेयरनेस की वजह से कीजिए, कि हम बहुत वो एक जो महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को नहीं मिला है। और उसका कारण है कि हम बहुत सारी धरोहर पहले लॉस्ट कर चुके हैं। चाहे जैसे पांडुलिपियों की बात करें, बिल्कुल, मुगलों ने इन्वेजन किया तो बहुत सारी लाइब्रेरीज को डिस्ट्रॉय किया और जला दिया गया। उसके बावजूद भी बहुत सारी पांडुलिपियाँ जब ब्रिटिश राज रहा तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्री यहाँ से लेके चली गई। तो हमने जो स्टार्टिंग की बहुत लेट स्टार्टिंग की। तो इसी तरीके से भारत की जो विभिन्न सांस्कृतिक धरोहर है, उसके लिए न तो हमारे पास संसाधन है, नहीं हमारे पास इतने लोग, ट्रेंड लोग हैं, और नहीं हमारे पास उतने, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय सांस्कृतिक संस्था हैं वो बहुत डायनेमिक नहीं है, उनको पूरी रिसोर्सेज नहीं मिल रही हैं। तो जितना काम होना चाहिए वो नहीं होता, वो नहीं हो रहा है। हमारे जो यंग जनरेशन है, जो टैलेंट है, वो कल्चर में नहीं आना चाहता क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। तो सबसे बड़ी जो हमारी परेशानी है, जो हमारी समस्या है, वो अच्छे लोग होना, अच्छी रिसोर्सेज होना। उसके लिए सरकारों ने पिछले साल 8-10 सालों में काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कहीं ज़्यादा है इसको प्रिजर्वेशन की, डिसेमिनेशन की, क्योंकि ये सारी धरोहर कुछ धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। जैसे कि अगर हम मैन्युस्क्रिप्ट की बात करें, वो ऐसी भाषाओं में है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, चाहे पाली, प्रकृति, ब्राह्मी, तिगलारी, मोडी, धीरे धीरे वो लोग लुप्त हो रहे हैं। तो हमें उनको ट्रांसलेट करके इंग्लिश या हिंदी ऐसी भाषाओं में लाना होगा जिससे कि आम भाषा में लोग पढ़ सकें कि उन मैन्युस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये मैन्युस्क्रिप्ट एस्ट्रोनॉमी के ऊपर है, एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर है, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। तो उसके साथ साथ अब जैसे अगर मैं रंगमंच की बात करूँ, पिछले 8 महीने से जो मैंने रियलाइज़ किया, एनएसडी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो ड्रामा और थिएटर को प्रमोट करने के लिए कहा था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी या फिर नसरुद्दीन साहब बनाने के लिए नहीं हुआ था। वो बने नहीं, वो तो अपने काम से बने। तो लेकिन वो जो ग्रूमिंग मिली, उसका फायदा फिल्मों को तो बहुत मिला, लेकिन उतना फायदा थिएटर को नहीं मिला, ड्रामा को नहीं मिला। खासकर जो हमारा लोक रंगमंच है, जो हमारी ट्रेडिशनल परंपराएं, चाहे स्वांग हो, नौटंकी हो, रामलीला हो, रासलीला हो, ये परंपराएं उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए। तो ये भी क्योंकि एनएसडी का जो मॉडल रहा वो एक वेस्टर्नाइज मॉडल रहा, क्योंकि जिन्होंने बनाया वो वेस्टर्न से पढ़ के आए थे और उनकी सोच वो वही रही जो एक शेक्सपियर और मैकबेथ और वो सब उनके लिए इम्पोर्टेंट, मैकबेथ वगैरह सब इम्पोर्टेंट रहे। तो कहीं ना कहीं ये एक रंगमंच की जो एक बहुत बड़ी समस्या है कि धीरे धीरे हमारी जो लोक परंपराएं, लोक रंगमंच की परंपराएं लुप्त हो रही हैं, उनको हमें जिंदा रखना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं उसकी दिशा में भी काम करना, और उसके लिए चाहे वो एनएसडी हो या भारत हिंदू नाट्य अकेडमी हो या जितनी भी संस्था हैं, इनको सबको मिल के, और ख़ासकर ये प्रदेश
पर्टिकुलर प्रदेश की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो अपनी वहाँ की लोक परंपराओं को प्रेफरेंस दे और वो ऐसे कुछ कार्यक्रम रखे। एनएसडी मेरे हिसाब से एनएसडी जैसी संस्था हर राज्य में होनी चाहिए। बिल्कुल। और उसका कार्य ये होना चाहिए कि जो एनएसडी पूरे देश के लिए करना चाहता है वो हर राज्य के लिए एक लोक परंपरा करे, क्योंकि एनएसडी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक लिमिटेड सपोर्ट दे सकती है और पूरे भारत में वो प्रमोट नहीं कर सकती। ऐसे विद्यार्थियों को आकृष्ट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए एनएसडी की तरफ से, ताकि लोगों का रुझान हो कि वो उनमें भी करियर है और वहाँ से भी वो बना सकते हैं। जब फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने बनाया ही ये करियर और वो उनका रास्ता उधर से ही गुजरा है, तो हम नौटंकी करने वालों को हमेशा हे दृष्टि से देख लेते हैं कि क्या नौटंकी करता है यार, अच्छा तुम नाटक नौटंकी करने वाले, अच्छा तुम गाने बजाने वाले हो। तो उन्हें जब ये पता चले कि नहीं ये भी एक सम्मानित चीज़ है, इसके ज़रिए भी जीविकोपार्जन हो सकता है, तो उन्हें कैसे आकृष्ट किया जा सकता है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि अगर हमारा रंगमंच आगे नहीं बढ़ रहा है या आज भी लाइवलीहुड की एक सोर्स नहीं है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमने जॉब एवेन्यूज़ क्रिएट नहीं किए, हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं की। हमने एनएसडी बनाया, एनएसडी में ट्रेनिंग बनाई, लेकिन एनएसडी के पास आउट को फिल्मों के अलावा और कहाँ जॉब मिलना चाहिए और थिएटर में कैसे लोग जीविका उपार्जन करें, वो सब हमने नहीं सोचा। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम थिएटर में जॉब एवेन्यूज़ कैसे क्रिएट करना है उस पर कार्य करें। उसका एक एग्जांपल मैं जैसे आपको देता हूँ, ये इतना मुश्किल नहीं है, हमने सोच नहीं रखी है। अगर हम रंगमंच को टूरिज्म से कनेक्ट करें, जैसे मैं गोवा गया, गोवा में जब मेरी कल्चर मिनिस्टर से बात हुई तो मैंने देखा उनके पास बहुत सारे ऑडिटोरियम पड़े हुए हैं। मैंने कहा अगर यहाँ पर एक रेपर्टरी कंपनी बनाई जाए और रोज़ाना एक प्रोडक्शन शो हो यहाँ पर, और यहाँ पर एक फ्लक्चुएटिंग पॉपुलेशन है और आप हर दिन एक नहीं 4 शो, जैसे फिल्मों के शो चलते हैं ऐसे रंगमंच के शो चल सकते हैं और आप अच्छी खासी फीस रख सकते हैं और लोग खुशी से देंगे। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर का एक विजन प्रोजेक्ट जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के तौर पे केवड़िया में, वहाँ पर भी गया, मैंने देखा वहाँ ऑन एन एवरेज 15,000 से लोग ज़्यादा आते हैं और वहाँ पर एक ऑडिटोरियम है, उसमें बहुत सारे लोग वहीं रुकते हैं रात को। अगर मान लो उन 15,000 में से 500 लोगों को भी हम अट्रैक्ट कर पाएँ और एक नाटक रोजाना वहाँ चले और वहाँ पर एक रेपर्टरी कंपनी बने, इस तरीके से, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो केरला में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हों, चाहे जयपुर हो, चाहे लखनऊ हो, ये सब जगह रेपर्टरी कंपनीज थिएटर की बननी चाहिए, एस्टैब्लिश होनी चाहिए और वो सेल्फ सस्टेन मॉडल पे होने चाहिए। उनको भारत सरकार का समर्थन ये मिलना चाहिए कि उनके लिए ऑडिटोरियम वगैरह फैसिलिटीज आप फ्री कराओ। देखिए ऑडिटोरियम में एक सबसे बड़ी दुविधा होती है, क्योंकि कोई छोटा ग्रुप ऑडिटोरियम अफोर्ड नहीं कर सकता, वो रेंट इतना पे नहीं कर सकता क्योंकि टिकट इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसमें एक ना पब्लिक प्राइवेट मॉडल की ज़रूरत है जिससे कि टूरिज्म के थ्रू इसको बढ़ाया जाए। दूसरा जो सबसे बड़ी ज़रूरी है, अगर आप गाँव में देखो, चाहे कितना भी OTT कितने भी फिल्में आ जाएं, गांव में आज भी लोगों के पास जो एक लाइव इंटरटेनमेंट के माध्यम है वो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। अगर हम उन्हीं पुरानी परंपराओं को, चाहे स्वांग हो, नौटंकी हो, उनको रिवाइव करें और उनको एक प्रोफेशन के तौर पे इनकरेज करें, लोगों को कहें कि आप कलाकार बनो और उनको सम्मान दें, उनको सम्मान दें और उनको एक प्रोफेशन के तौर पे हम रिकॉग्नाइज करें जहाँ ज़रूरत है। और जो गांव की पंचायत है या जो वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ हैं वो उनको एक फैसिलिटीज़ दें, इनकरेज करें, तो परंपरा भी जिंदा रहेगी, एवेन्यूज़ भी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी। जो हम बात करते हैं ना कि बहुत सारी जो लेबर माइग्रेटेड लेबर इधर उधर भटकती रहती है, अगर मान लीजिए आपके पास दिन में खेत में काम करने के बाद शाम को एक एडिशनल काम करने का है और कुछ अर्निंग कर सकते हो, तो हर कोई गाँव में रहना चाहेगा, करना चाहेगा। तो कहीं ना कहीं सोच की एक मतलब गांव तक पहुंचना चाहिए और गांव के आर्ट को सहेजने की आवश्यकता है, क्योंकि गांव में जो हमारी लोक कला, तो जैसे आपने कहा कि हमारा जो पहला एंटरटेनमेंट मिलता है वो हमारे गांव में किसी मंदिर पे हो रहा भजन मिल सकता है, या हम कहीं आर्ट कोई परफॉर्म कर रहे हैं, या हमारा कहीं रामलीला चल रहा हो। स्थानीय चीज़ें जो है आर्ट फॉर्म वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और संस्कृति से जोड़ती हैं और उनको जिंदा भी रख सकती हैं, और जिंदा रखने का यही तरीका है, और कोई नहीं है। लोगों से देखिए, जब तक जनमानस से आप किसी परंपरा को नहीं जोड़ोगे वो जिंदा रहेगी नहीं, वो जिंदा नहीं रहेगी। आज बहुत से वाद्य यंत्र के कलाकार खोते जा रहे हैं और हैं भी तो कम संख्या में। हम चाहे सारंगी की बात कर लें, नक्कारा की बात कर लें, नगड़िया की बात कर लें, ऐसे जो है वाद्य यंत्र के कलाकार बहुत सीमित मात्रा में बचे हुए हैं।
और इनको सरकार की तरफ से और मंत्रालयों की तरफ से कुछ वजीफ़ा का भी प्रक्रियाएं होती हैं। आप चूँकि संस्कृति मंत्रालय से भी जुड़े हुए हैं और आर्ट फॉर्म से भी जुड़े हुए हैं, क्या आपके संज्ञान में ऐसा और क्या है जो कलाकारों के हित में जाता हो कि उन्हें अभी जो सुविधाएं मिल रही वर्तमान समय में? देखिए, उन सुविधाओं को रिव्यू करने की ज़रूरत है। एक तो भारतीय संस्कृति मंत्रालय की कई सारी स्कीम्स हैं, रेपर्टरी ग्रांट है, संगीत नाइट एकेडमी भी ग्रांट देता है, कुछ रीजन जो जर्नल सेंटर्स हैं वो भी ग्रांट देते हैं। एक तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इन ग्रांट्स का एक मॉडल बनाने की ज़रूरत है, एक संस्था की ज़रूरत है जो सिंगल बॉडी हो, जो सभी को ग्रांट दे, वो चाहे स्टेट लेवल पर हो और उसमें स्टेट की भी भागीदारी हो। क्योंकि अगर आप स्टेट की भागीदारी नहीं फिक्स करेंगे तो उस हमारे ट्रेडिशन नहीं बच सकते। तो सबसे पहले तो हमें जो मॉडल्स हैं, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि इनका मिसयूज़ होता है जो हम ग्रांट देते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो समझते हैं, जानते हैं, पावरफुल हैं, वही ग्रांट ले जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी मैंने एज ए डायरेक्टर मैंने बहुत सारी कंप्लेंट रिसीव की हैं कि जो रेपर्टरी ग्रांट दी जाती है या उस तरह की ग्रांट दी जाती क्या है, इन लूप होल्स को सुधारा नहीं जा सकता? बिल्कुल सुधारा जा सकता है और इसके लिए मेरे ख्याल से कोई एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं, होने चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहले तो इन सारी ग्रांट को रिव्यू करना चाहिए और उसके साथ साथ मेरा मानना है सिंगल फंडिंग एजेंसी होना चाहिए। क्योंकि मल्टीपल एजेंसी से क्या होता है कि एक ही संस्था 4 जगह से ग्रांट लेती रहती है, पता ही नहीं होता कि वो कहाँ से। और एक नेशनल लेवल पर मैपिंग होनी चाहिए और वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और खाली एक फॉर्म नहीं। जैसे परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें, उसमें म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है, तो ये इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे कल्चर को लेके एक पॉलिसी बननी चाहिए। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कोविड पैंडेमिक आया तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया तो कलाकारों को अफेक्ट किया, क्योंकि जब फिजिकल परफॉर्मेंसेस बंद हो गई तो उनकी लाइवलीहुड चली गई। तो ऐसे टाइम पर उनको एक कल्चरल एड फंड की भी ज़रूरत है। जैसे हम किसानों को करोड़ों रुपए देते रहते हैं कि फार्मिंग में उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दो, ये कर दो, सोलर मिल जाए। अरे इसके अलावा एक आर्ट भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ों की वजह से उनकी लाइवलीहुड अफेक्ट करती है और वो उनके पास कोई साधन नहीं है। मतलब तो कहीं ना कहीं कल्चरल एड फंड बनाने की भी ज़रूरत है, आर्टिस्ट एड फंड बनाने की ज़रूरत है कि ऐसी विपदाओं में उनको मदद दी जा सके। देखिए, जब आप एक निदेशक की हैसियत से और एक डीन की हैसियत से और बहुत जिम्मेदारियों की हैसियत से और सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर भी आप एक चेहरा हैं, तो अब हमारा आर्टिस्ट किसकी तरफ नज़र गड़ा के देखे, किससे अपने हक हुकूक मांगे या क्या करे? बहुत से तो लोग जानकारियों के अभाव में भी हैं कि संचार से माध्यमों का वो ठीक से उपयोग नहीं कर पाए, उन तक जानकारी नहीं पहुंची। देखिए, इसके लिए एक जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है कि भारत में हमारे पास कोई कल्चरल पॉलिसी नहीं है, क्योंकि उससे होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें डिफाइंड नहीं है। तो एक इमीडिएटली हमें जो चाहिए, जो भारत सरकार को चाहिए और उसमें जो राज्य सरकार है उनकी भागीदारी हो कि हमें कल्चरल पॉलिसी बनानी चाहिए और उसमें ये सारी चीज़ें क्लियरली आइडेंटिफाई करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी देश तब तक सही मायनों में डेवलप नहीं माना जा सकता जब तक उसकी सांस्कृतिक परंपराएं पूरी तरह सुरक्षित नहीं है या आगे नहीं बढ़ रही हैं। अच्छा, क्या इसमें सरकार को स्वतः चेतना लेनी चाहिए या इसमें उन्हें किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता है कि कोई उन्हें इस दिशा में बताए कि ऐसा हो तो व्यवस्थित रहेगा? देखिए, सरकार स्वतः बहुत कम कार्य करती है। वो ज़्यादातर क्योंकि इतना बजट लिमिटेशन होती हैं, ओवरलोडेड होती हैं। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये चेतना नीचे से आना ज़रूरी है। जो कलाकार हैं, कलाकार की बहुत सारी जो प्रोफेशनल एसोसिएशन, उनको थोड़ा आगे आने की ज़रूरत है। देखिए, बगैर रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। जब तक आप कहोगे नहीं ये परेशानी है, इसकी ज़रूरत है, कोई कुछ नहीं करेगा। ये सर हमने बात इसलिए कही कि बहुत से कलाकार का जब हम यहाँ पर अपने स्टूडियो में इंटरव्यू करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि वो अपने आप को उपेक्षित सा महसूस करते हैं। वो हालांकि आज जो स्थितियां हैं, हमारे जो राज्य सरकार है, ख़ास करके उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी आयोजन इस तरह होते हैं, चाहे दीपोत्सव ले लें या देव दीपावली का ले लें या अन्य आयोजनों में, उनकी भागीदारी बहुत अच्छी होती है।
लेकिन बावजूद इसके वो कहते हैं कि फिर इसके अलावा हमारे पास ऐसा भी नहीं कि अगर हम अपने लड़के को कहें कि बेटा अब नगाड़ा बजाना तुम सीख लो, तो कहता है नहीं हमने देख लिया, अब हमें तो कुछ और बनना है। वो उस कला को सहेजना नहीं चाहता है क्योंकि उसे तब भी संतोष नहीं है। ऐसा नहीं कि सभी कलाकार पैसा नहीं पाते होंगे, बहुत पाते होंगे या उन्हें प्रोग्राम्स भी मिलते होंगे, लेकिन तब भी जो मिलता है मानदेय या जितना भी है उसमें उनका एक सुव्यवस्थित जीवन नहीं चल पा रहा। ये पीड़ा उभर करके सामने आती है हम लोगों के, इस तरह से अपनी बात कहते हैं। खैर, अब हम दूसरे प्रश्न पर आ रहे हैं सर कि आपने एक बुक भी लिखी है कुछ, वो किस विषय से संबंधित है और उसमें और एक लेखक के रूप में भी अब आपका परिचय श्री रमेश चंद्र गौड़ जी का हमारे बीच हो रहा है कि आपने एक पुस्तक भी लिखी है। देखिए, मैं जो पुस्तक लिखी है जो भारतीय भाषाओं को लेकर है, पिछले साल यूनेस्को ने एक डिसीज़न लिया कि जो हमारा अगला दशक है, नेक्स्ट डेकेड है, फ्रॉम 2022 टू 2032, ये 10 साल इंटरनेशनल डेकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस के तौर पे मनाया जाएगा। तो उसके लिए एक ग्लोबल टास्क फोर्स की गठन हुआ, यूनेस्को ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन इंडिजिनस लैंग्वेजेस, एंड आई वाज लकी टू हैव नॉमिनेटेड टू दैट टास्क फोर्स। क्या बात है सर। इस साल मैं उस टास्क फोर्स को को चेयर के तौर पे देख रहा हूँ, और उस ग्लोबल टास्क फोर्स का एक एक्शन प्लान बनने जा रहा है कि भारतीय नहीं, विश्व में भाषाओं को कैसे संरक्षित करना चाहिए, कैसे प्रमोट करना चाहिए, कैसे पुनर्जीवित करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं लुप्त हो रही हैं, बहुत सारी भाषाएं लुप्त होने के कगार पे हैं। जैसे कुछ आपने भाषाओं का और बोलियों की बात की, तो उसमें तो शब्द भी कुछ गायब हो गए। आज ब्राह्मी शायद कुछ लोग जानते हों, सुनने में आ रहा हो, पाली सुनने में आ जाता है। Absolutely. और बाकी तो ये जो सारी परेशानियां हैं, इनको लेके ये ग्लोबल एक्शन प्लान बनने जा रहा है। तो उसी के तहत मैंने बहुत सर्च किया कि हमारे पास भाषाएं कितनी हैं, इसकी क्या जानकारी है। तो मैंने काफ़ी एक 6 महीने का यूनेस्को के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट हुआ, और उस रिसर्च प्रोजेक्ट के बेसिस पे मैंने एक पुस्तक जो तैयार की है, उसमें ये है कि भारत में कितनी भाषाएं हैं, किस प्रदेश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, उनका स्टेटस क्या है, उनकी स्क्रिप्ट क्या है, उनको बोलने वाले कितने, लिपि क्या है, और कितने लोग बोलने वाले हैं। तो अच्छा, ये जो पुस्तक है पूरी, जिसमें कि करीब 1754 के करीब भाषाओं का मैंने लिस्टिंग बनाई है। 1754 भाषाओं का जो जिनकी लिस्टिंग बनाई गई है पूरे भारत में। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसमें से सिर्फ 500-600 भाषाओं का ही पूरी जानकारी है हमारे पास, बाकियों के सिर्फ नाम है। तो काम बहुत करना है हमें, क्योंकि हमारा जो 1961 का सर्वे था, उसमें ये जो 1600-1700 भाषाएं दी हैं, उनमें नाम तो है लेकिन उनकी बाकी जानकारी नहीं है कि उनका स्टेटस क्या है, उनको कोई बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा है, उनकी कोई भाषा, उनकी कोई लिपि है कि नहीं है, ग्रामर है कि नहीं। तो ये इतनी संख्या उस शोध कार्य से पता चली कि इतनी लगभग भाषाएं। अब उस शोध कार्य को लेके आगे, अब जब ये ग्लोबल एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट होगा अगले 10 सालों में, तो वो मेरी पुस्तक उसके लिए एक फाउंडेशन का काम करेगी और बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। बहुत अच्छा कार्य किया आपने। और ये चूँकि देश में हमारे कितनी भाषाएं हैं और उनमें से अभी एक्टिवली कितनी हैं जो जिंदा हैं, और बाकी उनके अवशेषों को तलाशना, और फिर ये तो बहुत मुश्किल कार्य है। और उसके लिए अगर आपने एक आधार स्तंभ देने का कार्य आपके द्वारा हुआ, तो बहुत बड़ी चीज़ है रिसर्च करना। हमारे रेडियो जयघोष की टीम से इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे, आपने पर्यटन की बात की थी सर कि हम अपने आर्ट फॉर्म से पर्यटन को जोड़ सकते हैं, और जाहिर सी बात है जब कुछ आयोजन कभी कभी होते हैं तो इंसान ट्रैवल करके चला जाता है कि लाइए इस आयोजन को हम जा कर के वहाँ देख लें, तो उसके बाद फिर वो उस स्थान का एक पर्यटन हो जाता है। और क्या ऐसा हो सकता है कि जिसमें हम आर्ट संस्कृति को अपने इस टूरिज्म के साथ जोड़ सकते हैं? देखिए, ये जो कल्चरल टूरिज्म, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तो हमें देखना पड़ेगा कि दोनों को कंबाइंड फॉर्म में देखना पड़ेगा, अलग अलग नहीं देखना होगा। और उसके लिए ज़रूरत क्या है कि जितनी भी हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, उनको हमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करना पड़ेगा टूरिज्म के साथ साथ। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमने अभी तक
हमारी जितनी भी कल्चरल हेरिटेज है उसका सही मायनों में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस नहीं किया है। एग्जाम्पल लीजिए, हमारी यहाँ आपके बहुत सारे मोनूमेंट हैं, लखनऊ का एग्जाम्पल लीजिए, ले लेते हैं कोई भी। अब हर कोई तो यहाँ पर इनको देखने नहीं आ सकता। इनको प्रमोट कैसे किया जाए, लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए कि इतनी इम्पोर्टेंट धरोहर है यहाँ की लखनऊ की। तो एक हर सिटी का एक मैप बनना चाहिए, कल्चरल मैप बनना चाहिए, और उस कल्चरल मैप में नई जो टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, उसमें वर्चुअलाइजेशन होना चाहिए और उसका एक मिनिएचर फॉर्म में। अब जैसे इमाम बाड़ा है, आप इसका एक मिनिएचर बनाइए और उसको एक ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट कीजिए वेबसाइट पे कि लोग अट्रैक्ट हों, लोगों को जानकारी मिले। तो उसमें एक इंफॉर्मेशन होगी, एक अट्रैक्शन हो गया। तो जब किसी कोई देखेगा उसको, डिजिटाइजेशन हो जाए अगर 3D फॉर्म में और इन सब चीजें दिखने लगे, इमर्सिव टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, और उससे क्या होगा कि लोगों में एक क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि मुझे इसको देखना है। और इसके साथ साथ जो आप बाकी, एक आदमी कोई खाली इमामबाड़ा देखने तो आएगा नहीं, वो बहुत सारी चीज़ों में एक ग्रीनरी देखेगा, नेचर देखेगा। तो कहीं ना कहीं हमने एक तो वो प्रमोशनल ड्राइव नहीं किया। दूसरा क्या है कि इनके ऊपर जो बहुत सारी वर्चुअल एग्जीबिशंस बन सकती हैं, जो उनके मिनिएचर आर्ट फॉर्म को लेके या फिर उनकी जो हिस्ट्री को लेके, उससे क्या है कि जो रिसर्चर हैं उनको भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो मान लीजिए कोई रिसर्चर ओल्ड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स पे काम कर रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है। और टाइम टू टाइम पे हमें, जैसे कि कई बार हम भारत कल्चर को प्रमोट करने के लिए फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया करता है, हमारा एक रेगुलर फीचर होना चाहिए। हर साल हमें एक पर्टिकुलर स्टेट में एक पर्टिकुलर फेस्टिवल रोटेट करना चाहिए। तो उसको हमें एक थीम मानना चाहिए कि ये पर्टिकुलर स्टेट, अभी क्या है ओकेजनली कुछ फेस्टिवल्स होते हैं लेकिन एक रूटीन फीचर नहीं है, एक रूटीन फीचर तो हम एक पर्टिकुलर, और उसमें हम इतनी एक्टिविटीज करें जिससे कि उस साल पूरा का पूरा टूरिस्ट उस पर्टिकुलर स्टेट में उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आए, तो एक स्पेशल फोकस हो गया। और इसमें आप स्पेशल पैकेजेस दो, आप ट्रेन कंसेशन दो, आप रेलवे फेयर में कंसेशन दो, कुछ एक्स्ट्रा, तो एक पूरा ड्राइव। और दूसरा क्या है, जैसे एलटीसी एक बहुत बड़ा साधन है भारत में। आप एलटीसी को जाना तो सरकार से ही है, आप एक स्पेशल कंसेशन दो एलटीसी में, आप वहाँ जाओगे तो आपको ये, तो ऐसी एक्चुअली क्या है कि कहीं ना कहीं हमें जो हमारा जितना भी इतना, देखिए मैं मुझे लगता है ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इस तरह से होती हैं जैसे कुंभ लग गया, तो अब कुंभ के आयोजन में सभी चीज़ें थी, सब बस सुविधा मिल रही, कंसेशन मिल रही, फ्री बस भी हो सकता रही हो, बहुत से अयोध्या क्या हो गया, लेकिन ये ओकेजनली होता है, रेगुलर नहीं है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि बहुत सारे लोगों को हमारे अच्छी टूरिस्ट प्लेसेस की जानकारी नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मलेशिया में बहुत इंडियन टूरिस्ट जाता है। अगर आप कंपेयर करें, केरला में मलेशिया से कहीं बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारे पास, बहुत अच्छा, चाहे वो मतलब बैक वाटर की बात करें, वो आप चाहे वो सीनेटिक ब्यूटी की बात करो या फिर बीच की बात करो, सिनेमेटिक ब्यूटी की बात करो, कोवलम की बात करो, क्या सब कुछ है। लेकिन हम वो, तो हमें करना क्या चाहिए, जो साउथ एशिया का इतना बड़ा जो मास पॉपुलेशन जो दूसरे शहर कंट्रीज में जाते हैं, हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो मेरा मानना बहुत है कि हमने अपने आप को प्रमोट नहीं किया, मार्केट नहीं किया, हम लोग कहीं ना कहीं बहुत पुअर हैं। यही हमारे उत्तर प्रदेश में ही एक चूका बीच है, जहाँ पर जा करके ये एहसास होता है कि बिल्कुल मानो समंदर की लहरें आ रही हैं, और उसका बहुत नैसर्गिक ब्यूटी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। हम स्वतः नहीं जानते थे, जब हमने अध्ययन किया तो पता चला कि अच्छा ऐसा भी अपने आसपास कुछ है। तो ये सारी चीजें अपने उत्तर प्रदेश में कहीं मिनी कश्मीर भी है, ऐसा भी माना जाता है। वो उस जगह का मुझे नाम ठीक से नहीं याद है जिसको कहा जाता है, शायद इधर हमारा जो बुंदेलखंड क्षेत्र का कहीं पड़ता है उधर। एक एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश की जब आपने बात की ना, तो एक साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट है बुद्धिज्म को लेके। आप देखें, अगर आप बोध गया से लेके सारनाथ, श्रावस्ती, सारनाथ, सिद्धार्थ नगर और ये इन सबको अगर एक आप
सर्किट कर दें, सर्किट बना दें और कॉरिडोर बना दें और ऐसा कनेक्ट करें कि वो सब बोध गया से सर्किट पे तो कार्य चल ही रहा है और इसको ये एक इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है और इतना टूरिस्ट आ सकता है। अभी जैसे फ्लाइट की बड़ी लिमिटेशन है, चाहे वो एयरपोर्ट, बिहार में इतने अच्छे एयरपोर्ट्स अभी भी नहीं है वो तो वो एक आप इंटरनेशनली आप ऐसी चीज़ों करिए जो आपके लिए सबसे अर्निंग का सोर्स है। आपको फॉरेक्स मिलेगा, साथ में लोगों को रेवेन्यू मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं इस कल्चर को लेके शायद एक तो डिसइंटीग्रेशन है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड बिल्कुल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी उतना कोलैबोरेशन नहीं है जितना होना चाहिए कल्चर को लेके। और ये चाहे देखिए पॉलिटिकल डिफरेंसेस कुछ भी हों, लेकिन सांस्कृतिक धरोहर तो सभी की है, तो हमें सबको मिलकर, तो समूचे भारत की है, हमारे भारत की ही परंपरा है और इसी परंपराओं को लोग दूर देश से देखने सीखने समझने आते हैं। तो ये हमारी मजबूती है, हमारा गोल्ड है। देखिए अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने 5 प्रण लिए हैं, उसमें से एक जो 5 प्रण है वो ये है कि वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज। बिल्कुल, शायद वो एक मंत्र लेके अगले 2-3 सालों में पूरी भारत सरकार, सारी राज्य सरकारों को मिलके एक अच्छा सा मॉडल बनाना चाहिए। और अब तो लकीली हमारी रोड्स भी बहुत अच्छी हो गई हैं। हाँ, लकीली अच्छी, और अब हमारे लिए ये प्रमोट करना बहुत आसान है। तो कहीं ना कहीं शायद वो हम इसका मुस्तकबिल, इसका भविष्य अच्छा ब्राइट होगा, जिसमें टूरिज्म को भी और हमारी संस्कृति को भी सहेजने में और हमारे हेरिटेज को भी बहुत मिलेगा कि वो सब जगह पहुंचेगी भी, लोगों के बीच पहुंच जाएगी, आम जनमानस तक उसकी सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाएगा और एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा निकट भविष्य में। थैंक यू सो मच सर, आज बड़ी बृहद वार्ता आपसे हो गई। सर रमेश चंद्र गौर जी हमारे साथ रहे मित्रों इस कार्यक्रम में, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावा बहुत सारी अन्य जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर हैं, जैसे हमने बताया कि आप डीन हैं IGNC के, जिसे हम इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स जानते हैं। आपने ट्राइब्स में भी काम किया है, बुक्स भी लिखी हैं और बहुत सारे कार्य किए, और आज इस मंच पर भी बहुत सारी जानकारी दी। हमसे जुड़े आपका सर बहुत बहुत आभार, रेडियो जय घोष परिवार से जुड़ने के लिए सर। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सर।